हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ देखा था और किस साइन और कॉस किस तरीके से 2 पाई के आवर्ती फलन है और कब कब 2 पाई के अलावा कब कब रिपीट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो साइन थीटा था हमारा, उसमें वो पाई माइनस थीटा में भी उसकी वैल्यू सेम होती थी और 2 पाई प्लस थीटा के लिए भी साइन थीटा जो होता था इसकी वैल्यू, जो साइन थीटा की वैल्यू होती थी वही साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती थी। और उसी तरीके से और उसमें हम लोगों ने जो जनरल इक्वेशन देखी थी थीटा के लिए कि अगर y बराबर साइन थीटा है और साइन ये कोई फंक्शन है और साइन थीटा बराबर a कोई भी एक वैल्यू है, तो अगर अल्फा वो प्राइमरी एंगल है, प्राइमरी एंगल मतलब सबसे पहला एक्यूट एंगल चारों क्वाड्रेंट का, यानी कि इन बिटवीन 0 to 2 पाई के बीच में अल्फा वो एंगल है जहां पहली बार साइन थीटा की यानी कि साइन अल्फा की वैल्यू a होती है। हमने आपको बताया था कि जो है 360 डिग्री के बाद थीटा वैल्यू साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली रिपीट होने लगती हैं और 2 पाई जो होता है वो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आवर्तनांक होता है, यानी कि पीरियड होता है। उस पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने आप को रिपीट करते हैं। तो थीटा की जो जनरल वैल्यू होती थी वो आपकी होती थी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये होती थी। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था अगर y बराबर आपका cos थीटा है और cos थीटा बराबर मान लीजिए यहाँ पर फिर से हम a अगेन मानते हैं, कोई वैल्यू लेता है वेयर a इज एनी रियल नंबर इन बिटवीन -1 टू +1। आपको मालूम है कि cos थीटा की जो रेंज है वो -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करती है विथ बाउंड्री वैल्यूज। तो cos थीटा बराबर अगर a है और यहाँ पर भी अगेन अल्फा वो प्राइमरी एंगल है जो cos अल्फा की वैल्यू जिसके लिए सबसे पहली बार a होती है, तो जो है थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, या अगर हम इसको और एलोबरेट करें n इज एन इंटीजर, और यहाँ पर भी सेम m इज इंटीजर। पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोगों को tan थीटा के ग्राफ के बारे में स्टडी करना है कि tan थीटा का ग्राफ कैसा होता है। सबसे पहले हम लोगों ने रेंज देखी थी कि जो tan थीटा की रेंज, थीटा जो है ऑब्वियसली वो हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में जितनी प्राइमरी वैल्यू, क्योंकि उसके बाद अगर 2 पाई से इंक्रीज होता है तो वो रिपीटेटिव वैल्यूज होती हैं। आपको हमने बताया था कि जो 1 डिग्री की वैल्यू होती है वही आपकी 361 डिग्री की वैल्यू होगी। तो जो मतलब ओरिजिनली जो एंगल होते हैं वो 0 से 2 पाई के बीच में होते हैं और उसके बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं, एंगल्स भी रिपीट होते हैं, तो और उसके बीच में भी वैल्यूज रिपीट होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने साइन और कॉस के केस में देखा था। अब यहाँ पर जो सबसे जानने वाली इम्पोर्टेंट बात है कि tan थीटा की वैल्यू जो है, जब हम tan यानी कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जब वो थीटा की वैल्यूज लेगा कहाँ से 0 से 2 पाई के बीच में, तो इसकी वैल्यू जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में ऑसिलेट करती है। इसकी जो रेंज होती है वो उतनी होती है। और एक्चुअली में जो थीटा है ये हमने प्राइमरी एंगल के एस्पेक्ट में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जो पहली बार, जैसे कि आपका tan है वो पहली बार निगेटिव कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और फिर उसके बाद वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी, जैसे 272 डिग्री फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो एक यूनिक वैल्यू है और वो सबसे पहली बार कब आएगा, ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और वहां पर tan नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ओरिजिनली, और जो अगर मान लीजिए हमने 272 डिग्री लिया तो 272 डिग्री भी अपने आप को कब रिपीट करेगा, जब हम उसमें 360 डिग्री और एड अप कर देंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने थीटा को 0 से 2 पाई के बिटवीन दिखाया है कि जो इनिशियल वैल्यूज होती हैं, जो थीटा ओरिजिनली होता है, क्योंकि उसके बाद रिपीटेटिव होता है। हम जैसे हमने बताया कि अगर ये कोई सर्कल है, इसके ऊपर मान लीजिए कोई पॉइंट हम ये लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसका रोटेशन होगा, अगर एंगुलर रोटेशन हम जाने तो वो किसके बराबर होगा,
360 डिग्री के बराबर होगा। एंगुलर जो रोटेट कर करके आएगा वो 360 के, और अगर हम उसको सर्कमफेरेंस वाइज देखें तो वो 2 पाई आर होगा। और उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो ओरिजिनली फिर से वही स्टार्ट करेंगे और वही वैल्यूज एंगल की अगर पॉइंट कोइंसिडेंट होते हैं तो जो फर्स्ट राउंड में एंगल बन रहा है वही, अगर सेकेंड राउंड को हम P1 मान लें तो जब ये पार्टिकल सेकेंड राउंड में P1 पॉइंट पर पहुंचेगा तो भी वही एंगल बनाएगा जो फर्स्ट पॉइंट पर P पर पहुंचने पर बनाया था, बिकॉज P और P1 कोइंसिडेंट है। तो इसलिए 0 से 2 पाई के बीच का कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। और उसके अलावा क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमने एंगल को 0 से 2 पाई के बिटवीन लिख दिया तो आगे भी तो रिपीट होता है, तो जो रिपीटेटिव वैल्यू को हम नहीं लेंगे, हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को लेंगे। बाकी ये तो हमने आपको डिफाइन कर ही दिया था कि 2 पाई जो होता है वो हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए आवर्तनांक यानी पीरियड का काम करता है। तो आइए हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले x, ये तो आपका ऑब्वियसली ओरिजिन है 0 0। x एक्सिस पर हम थीटा को दिखाते हैं और y एक्सिस पर जब tan थीटा की वैल्यू जो आती है उनको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग π/2, हम यहाँ पर एक वैल्यू और आपको डिफाइन करने के लिए π/4 ले लेते हैं, और फिर उसके बाद आपका ये पाई 3π/2 और ये हो गया आपका 2 पाई। तो यहाँ पर अब आपको मालूम है कि जो 0 डिग्री tan 0 ऑब्वियसली 0, फिर tan 30 डिग्री यानी कि अगर हम इसको रेडियन में लिखें तो π/6 होगा, 1/√3 है, इसकी वैल्यू 0.732 करके समथिंग होगी। फिर tan π/4 आपका आता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। फिर tan π/3 आता है जिसकी वैल्यू आपकी √3 होती है। और फिर हम लोग लेते हैं tan आपका π/2 लेते हैं जिसकी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट। सडनली क्या होता है कि वो इनफाइनाइट की ओर बढ़ जाता है। इनफाइनाइट की ओर बढ़ना ये शो करता है कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये 1/0 जैसा कुछ आता है 90 डिग्री पर। क्योंकि अब यहाँ पे लिख देते हैं, आपको और क्लियर होगा, tan थीटा जो होता है वो आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। और अगर हम इसको 90 डिग्री के एस्पेक्ट में देखें तो ये 1/0 होगा। तो ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। हमने आपको बताया था कि जब हम बेस की डिस्टेंस को कम करते चलेंगे तो ऑब्वियसली अगर हमने हाइपोटेन्यूज की लंबाई को फिक्स कर रखा है तो जैसे जैसे हम बेस को रिड्यूस करेंगे परपेंडिकुलर जो होगा आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। या हम इसी चीज को इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि अगर हम परपेंडिकुलर को इंक्रीज करते जाते हैं हाइपोटेन्यूज की लंबाई को फिक्स करके तो ऑब्वियसली जो बेस होगा वो रिड्यूस होता चला जाएगा। रिड्यूस होके किस एक्सटेंट तक पहुंच सकता है ये आप इस सर्किल से अंदाजा लगा लीजिए। रिड्यूस होते होते वो ओरिजिन पे पहुंच जाएगा यानी कि 0 0 कोइंसाइड कर जाएगा किससे, आपका ओरिजिन से। और ये डायरेक्ट जंपिंग वैल्यू नहीं है, ये ग्रेजुअली होते होते जा रहा है। सडनली यहां से यहां नहीं रिड्यूस होके जा रहा है क्योंकि थीटा की वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, कहां से बढ़ा रहे हैं, 0 से π/2 की तरफ बढ़ा रहे हैं। वैसे वैसे क्या हो रहा है, बेस कम हो रहा है और परपेंडिकुलर की हाइट इंक्रीज हो रही है। और परपेंडिकुलर की हाइट इंक्रीज कहां तक हो सकती है कि वो उसके हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाए। तभी साइन थीटा जो होता है वो किस चीज को शो करता है, साइन 90, कि अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल है तो परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर मैक्सिमम वैल्यू जो ले सकता है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर ले सकता है। और बेस तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जो tan 90 डिग्री होता है उसको इनफाइनाइट क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे, अब जब ये वैल्यू 1 की तरफ टेंड कर रही है, इसको हम डायरेक्टली ये 1 नहीं है। अगर आप 90 डिग्री है और आप 89.9 डिग्री लेकर के देखिए तब वहां पर इनफाइनाइट जैसी कोई वैल्यू आएगी, नॉट डिफाइंड, हम उसको नहीं कह सकते। और उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बेस होगा वो लगभग 0 होगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो लगभग 1 के बराबर होगा। लगभग 0 मतलब 0 से एक बहुत छोटा अमाउंट, और उससे जब हम किसी बहुत छोटी संख्या से किसी भी नंबर में भाग देंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इनफाइनाइट ही होगा।
तो इसलिए इसको कहा जाता है। बहुत सारी जो नई बुक्स आएंगी कहीं कहीं आपको n.d. लिखा दिख सकता है, नॉट डिफाइंड π/2, लेकिन सवाल को हल करने के लिए वहां पर हम लोग इनफाइनाइट की ही वैल्यू लेते हैं, नॉट डिफाइंड नहीं लेते हैं। लेकिन नॉट डिफाइंड का भी कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उस कंडीशन में ऐसा क्योंकि जब हमारा ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, अगर पर बेस 0 हो गया और परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया, तो वो ट्रायंगल जो होगा सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में सिमट करके रह जाएगा। तो इसीलिए मे भी कुछ बुक्स में उसको नॉट डिफाइन करके लिखा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, और ये हमने आपको बताया, ये जंपिंग वैल्यू नहीं है। थीटा डायरेक्टली कोई पार्टिकल सर्किल के सरकमफेरेंस से जंप करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं जाएगा, उसको पूरा सर्किल के सरकमफेरेंस पे मूव करना होता है। यानी कि जो चेंजेस होते हैं वो ग्रेजुअली होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जो थीटा है उसकी रेंज भी रियल नंबर होती है, और जो थीटा की वैल्यू आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एस्पेक्ट में, चाहे हम साइन थीटा लें, कॉस थीटा लें, व्हाटएवर, कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो लें, तो उनकी भी जो रेंज होती है वो आपकी जो है रियल नंबर होती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जैसे साइन में भी 1/2 भी वैल्यू आती है, √3/2 भी आती है, और जो वेल नोन थीटा है जो हम लोग अपने सवालों में फ्रिक्वेंटली आता है आपको अभी तक हल करने के लिए, क्लास 10th में भी आपने देखा होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन इनके बिटवीन भी थीटा होते हैं और जिनकी वैल्यू जो होती है वो एक रियल नंबर होती है। तो इनकी जो रेंज है और जो डोमेन है वो ऑब्वियसली एक रियल नंबर होगी। इस चीज को आपको माइंड में रखना है, और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट भी माइंड में रखना है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी अल्टीमेटली एक रियल नंबर होते हैं। तो इतनी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम जो है tan थीटा का आपका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर आप वैल्यूज देख सकते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 0 है तो जो है tan की वैल्यू भी क्या है, 0 है। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसकी वैल्यू 0 यानी 1 से यहाँ पे हम लोग 1, 2, 3 और बढ़ते बढ़ते डॉट 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 इनफाइनाइट की ओर इसको इस तरीके से शो करते हैं। तो π/4 पर इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। फिर π/6 पर इसकी वैल्यू √3 के बराबर है। √3 की वैल्यू 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू होगी, इसको हमने यहाँ पर रखा है। और जैसे ही ये π/2 की तरफ जाता है, इसका मान सडनली क्या होता है, बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, इनफाइनाइट की तरफ। तो इस ग्राफ को हम इस तरीके से दिखाते हैं। एसिम्प्टोटिक कर्व्स होते हैं ये, जो आप लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचने का मतलब ये है दिखाने के लिए इसको। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आते वक्त क्या होता है कि tan जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर के फिर कहाँ जाता है, माइनस इनफाइनाइट की ओर। और जब हम थीटा को निगेटिव लेते हैं तो फिर माइनस इनफाइनाइट की ओर। जब यहां से हम 3π/2 की तरफ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी इस तरीके से, तो जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan हमारा पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो इस तरीके का ग्राफ आपको, और 2π के बाद फिर से वैल्यूज रिपीट होंगी, तो ये इस तरीके का कर्व आपको मिलेगा। तो ये आपका जो है y = tan थीटा का कर्व है। अब आते हैं इनके थीटा के जनरल सोल्यूशन के लिए। क्लास 11th में कोर्स से बच्चों ये हटा दिया गया, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्लास सेकेंड ईयर में जाएंगे तो बिना ग्राफ के और बिना जो है जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा, यानी कि जो त्रिकोणमितीय समीकरण है, यानी कि इक्वेशंस, उनको हल किए बिना आप जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक चैप्टर है, तो वो आप समझ नहीं सकते हैं। तो इसको सवाल के एस्पेक्ट से भी देखिएगा, कॉन्सेप्ट के एस्पेक्ट से देखिएगा क्लास 11th के बच्चे, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे आपको इन फ्यूचर ये काम में आएगा। ग्राफ समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने आपको बताया कि जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है, सेकेंड में निगेटिव होता है। तो थीटा जो है कब अपने आप को, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल ले रहे हैं तो वो कब अपने आप को रिपीट करेगा, 2π पे रिपीट करेगा, अगेन 2π + 2π
प्लस थीटा, और अगेन इसी तरीके से जब जब हम किसी भी एंगल में 2 पाई करके ऐड करते चले जाएंगे तो हर वो एंगल 2 पाई के बाद रिपीट होता चला जाएगा। तो एक सीरीज तो आपकी ये बन गई। दूसरा हमने क्या देखा था कि tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वही सेम वैल्यू आपकी पाई प्लस थीटा की भी है tan के एस्पेक्ट में। यहाँ पर एस्पेक्ट आप ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन सिर्फ tan के लिए वर्किंग है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अपनी अलग अलग कंडीशन है, यानी कि पाई प्लस थीटा, जो थीटा है वही पाई प्लस थीटा है tan के एस्पेक्ट में। और जब ये पाई प्लस थीटा अपने आप को कब रिपीट करेगा, अगेन 2 पाई के बाद, तो यानी कि 2 पाई प्लस थीटा, और ये अपने आप को कब फिर से रिपीट करेगा, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई प्लस थीटा। और जब हम इसको समराइज करेंगे तो जो ये हमारी सीरीज है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, थीटा 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो थीटा में जो पाई की जो कोफिशिएंट्स हैं वो इवन नंबर है। 0 भी आपका एक इवन नंबर होता है पेयरिंग के कॉन्सेप्ट से, ज्यादातर बच्चों को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है वो जान लीजिए 0 को हम लोग एज अ इवन नंबर कंसीडर करते हैं पेयरिंग के एस्पेक्ट में, क्योंकि 0 और 1 2, क्योंकि हर 2 नंबर के बाद में 2 का अंतर होता चला जाता है, यानी कि 2 में 2 ऐड करेंगे तब जाकर के हमको अगला इवन नंबर मिलता है। उस कॉन्सेप्ट से 0 में जब हम 2 ऐड करते हैं तो हमको 2 मिला, तो 2 से जो जस्ट पहले का इवन नंबर है वो 0 है, क्योंकि 0 को ना ही हम पॉजिटिव मानते हैं और ना ही हम नेगेटिव मानते हैं। वो किस इक्वेशन या किस ऑपरेशन के फलस्वरूप आता है, रिजल्टेंट होता है किस चीज का, उस पर डिपेंड करता है। तो ये आप देखेंगे। और जो दूसरी सीरीज है वो आपकी है पाई प्लस थीटा, यहाँ पर 2 और प्लस 1 3 पाई प्लस थीटा, सेम मैनर में 5 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर जब हम इन दोनों रिजल्ट को समराइज करेंगे तो थीटा तो आपका दिख रहा है बच्चों, और पाई के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको अपना रिजल्ट बनाना है। तो पाई का कोफिशिएंट प्लस के साइन के साथ में इवन नंबर भी है और प्लस के साइन के साथ में एक ऑड नंबर भी है। यहाँ पे 1 3 5, और यहाँ पर अगर हम 0 इंटू पाई लिखते हैं तो 0 2 4। और अब चूंकि हमको थीटा का जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो मानते हैं कि जो अल्फा है फर्स्ट टाइम वो वैल्यू ले रहा है, तो थीटा का जनरल सोल्यूशन आपका हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। हमने यहाँ पर n पाई क्यों लिखा है, वेयर n इज n इंटीजर, क्योंकि आपको मालूम होगा हमने आपको बताया था इवन कंसीडर करते वक्त हमेशा 2m या 2n, और ऑड कंसीडर करते वक्त हमेशा 2m+1। और जब कोई नंबर अपने नॉर्मल फॉर्म में लिखा है विदाउट डिस्क्राइबिंग कि दैट इज ऑड और दैट इज इवन, तो हम उसको सिंपली n कंसीडर करते हैं। जो कि हमारा इंटीजर के रिगार्डिंग है तो उसको हम सिंपली n कंसीडर कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी थीटा के साथ जो पाई प्लस में है तो पाई के कोफिशिएंट थीटा का साइन प्लस ही है, चाहे पाई का कोफिशिएंट ऑड हो या इवन हो। तो आई होप कि आप लोगों को जो साइन कॉस टैन के ग्राफ क्लियर हो गए होंगे, और ग्राफ के साथ साथ इन तीनों के लिए आवर्तनांक यानी कि पीरियड भी समझ में आ गए होंगे। और तीसरी चीज ये है कि जो दो आवर्तनांक है, जैसे कि ये 2 पाई और 2 पाई के अलावा भी एक, तो आप वहां से समझ सकते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा सबका एक स्पेसिफिक क्वाड्रेंट है जहां पर वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि साइन के लिए सेकेंड है, टैन के लिए, टैन और कॉट के लिए आपका थर्ड है, और कॉस और सेक के लिए आपका फोर्थ है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं वो भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टैन के भी रिगार्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा के बढ़ने के साथ टैन की वैल्यू बढ़ रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन जो है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग विथ पॉजिटिव वैल्यू, और अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग विथ नेगेटिव वैल्यू। तो ये ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है।
तो बच्चों कल से आप लोगों की, अब चूंकि सेकेंड ईयर वाले बच्चों की यहीं से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चलेगी और आप लोगों को जो एंगल्स को सम, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में दो एंगल्स के योग को किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में दिखाते हैं, उनके सब्सट्रैक्शन को, और ढेर सारे फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं आगे चलते क्लास 11th में। तो कल से आप लोग की सेपरेट क्लास चलेगी, लेकिन इस कंबाइंड क्लास को ध्यान में रखते हुए 11th के बच्चों का ये एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन फिर भी आप लोग ग्राफ को अच्छे से समझेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए जो जनरल सोल्यूशन है उसकी भी इक्वेशंस को समझेंगे। थैंक यू।